का सीईसी के लाइव वीडियो सेट लेक्चर में स्वागत है। मित्रों, आपने अक्सर आईसीटी यानी कि इस टर्म का नाम जरूर सुना होगा। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग एजुकेशन सेक्टर में और साथ ही साथ साइंस कम्युनिकेशन में हो रहा है। तो एक बार दोबारा से आपको बताना चाहूंगी, हमारा आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड साइंस कम्युनिकेशन। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है निमिष कपूर जी। ये प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर है विज्ञान प्रसार में। निरंतर एडुसेट के माध्यम द्वारा ये आपको ज्ञान विज्ञान की वो तमाम बातें बताते हैं और ज्ञान विज्ञान की बातें बताने के साथ साथ ये आपको ये भी समझाते हैं कि किस तरीके से साइंस कम्युनिकेशन यानी कि विज्ञान का संचार होना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी और चाहूंगी कि इन्हीं के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सबसे पहले ये टर्म है क्या, किस प्रकार से इसका प्रयोग या उपयोग हो रहा है आज के अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें, खास तौर पर साइंस कम्युनिकेशन और एजुकेशन में। तो निमिष जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की शिक्षा और हमारे विज्ञान संचार या कृषि विज्ञान के संचार में किस तरह से या ग्रामीण संचार के लिए किस तरह से आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि ये आईसीटी क्या है। तो सबसे पहले हम आईसीटी को जानने के लिए हमें समझना होगा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही निकला हुआ एक इसको विस्तार दिया गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी हमारे जो कम्युनिकेशन के साधन, जो टेलीफोन, जो अन्य साधन और हमारे जो आधुनिक साधन हैं, हमारे कंप्यूटर और इस तरह से जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर हैं, मिडिलवेयर हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ऑडियो विजुअल सिस्टम है, टीवी है, रेडियो है, इन सभी को समेकित रूप से एकीकृत करते हुए इसको हम आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल देश में और दुनिया में बहुत उम्दा तरीके से हो रहा है। और आज हम इस चर्चा में यही बात करेंगे कि कैसे हम अपनी शिक्षा में, अपने साइंस की एजुकेशन में और विषयों की एजुकेशन में और हमारे संचार के क्षेत्र में, खासतौर पर विज्ञान और कृषि विज्ञान के संचार में किस तरह से जो है आईसीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले हमें जान लें कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो क्या है। कई सारी डेफिनेशंस प्रचलन में हैं। हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन आपके लिए ली है वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा दी गई है, जो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्वीकार की गई है। आईसीटीज आर बेसिकली इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल्स, ए varied set of goods, applications and services that are used to produce, store, process, distribute and exchange information. They include the old ICTs जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन and the new ICTs of computers, satellites and wireless technology and the internet. तो हमारा जो मोबाइल फोन है, हमारा जो टेलीफोन है, हमारा जो टेलीविजन है, हमारा जो रेडियो है, कंप्यूटर है, संचार के कोई भी साधन है, उन सभी को जब हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं एक कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में, जिसमें कि हम अपने एक सोर्स से रिसीवर तक पहुंचने के लिए एक ऐसे माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इन सभी का इस्तेमाल हो, तो ये एक समेकित रूप से इसको हम आईसीटी का हमने नाम दिया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आप ने समझा और इसमें इंटरनेट भी शामिल है। तो अब हम इसके बारे में और जानते चलें। आईसीटी का जो ये फ्रेज है कहां से आया, ये भी अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प विषय है। 1980 में हमारे एकेडमिक रिसर्चर्स ने सबसे पहली बार आईसीटी का इस्तेमाल किया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी ये बहुत पुराना नहीं है, आज से कुछ ही 20-30 साल पुराना ये शब्दावली है। और ये जो टर्म है आईसीटी, ये लोकप्रिय हुआ 1997 में, जब यूके गवर्नमेंट ने जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की डेनिस स्टीवेंसन की, और उन्होंने एक नेशनल करिकुलम जो इंग्लैंड के लिए बनाया,
उस और नॉर्थ आयरलैंड के लिए बनाया, उसमें आईसीटी का इस्तेमाल हुआ। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक नई शब्दावली है जिसमें हमारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो भी सूचना संचार के डिवाइसेस हैं, जो उपक्रम हैं, वो सैटेलाइट है, इंटरनेट है, मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है, फोन है, फैक्स है, उसका इस बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जाता है कि हम अपने सोर्स से जो जानकारी अपने रिसीवर तक भेजना चाहते हैं, अपने कंज्यूमर तक भेजना चाहते हैं या अपने श्रोता तक भेजना चाहते हैं, तो वो वहां तक बखूबी उन साधनों का इस्तेमाल करते हुए पहुंचती है। आईसीटी जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से जुड़ा गया है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत यहाँ पे सामने आपकी आती है। 21 दिसंबर 2001 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पारित किया 56/183 और इस रेजोल्यूशन के अंतर्गत इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो प्रक्रिया है, जो प्रारूप है, जो संसाधन है, जो साधन है, उनको यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन गोल्स के मद्देनजर आईसीटी को ये एक साधन बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किए गए कि हम यूनाइटेड नेशंस के जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं उनको पूरा किया जा सके आईसीटी के जरिए। और ये भी हम जानते चले कि ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं टू एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, to promote gender equality and empower women, to reduce child mortality, to improve maternal health, to combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, to ensure environmental sustainability, to develop a global partnership for development. तो ये इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो संयुक्त राष्ट्र ने जारी किए हैं, जिसको दुनिया के देश इन गोल्स को, इन उद्देश्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं आईसीटी के माध्यम से। ऐसे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत और बढ़ जाती है। आप यहां देखें इस स्लाइड में कि किस तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरह से हम कंप्यूटर से लेके लेंस और ऑडियो विजुअल कैमरे से लेके सीडी और हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, पेन ब्रश और इत्यादि इत्यादि, उन सब के इस्तेमाल से हम अपनी सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं ताकि हमारा जो सूचना है वो एक बहुत खूबसूरती के साथ उसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें सूचना भी है और संचार भी है। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम से ये स्पष्ट है कि हम जो सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं, अगर वो आईसीटी के टूल्स के जरिए हुआ है तो वो बखूबी जो है हमारे एंड यूजर तक अच्छी तरह से पहुंचेगा। और रिव्यूज ऑफ आईसीटी, यहाँ जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बहुत सारे रिव्यूज दिए हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस स्लाइड में अगर आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। यूसुफ 2005 कहते हैं अपने रिसर्च पेपर में, द फील्ड ऑफ एजुकेशन हैज बीन अफेक्टेड बाय आईसीटीज व्हिच हैव अनडाउटेडली अफेक्टेड टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च। अल अंसारी 2006 में अपने शोध पत्र में कहते हैं, ए ग्रेट डील ऑफ रिसर्च हैज प्रूवन द बेनिफिट्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी हमारी शिक्षा के स्तर को बहुत हद तक आईसीटी ने उसमें तब्दीली की है, उसमें बदलाव लाया है। और इसके बाद यूसुफ, डेविस एंड लैम्के और अन्य जो लेखक हैं वो ये कहते हैं, आईसीटीज हैव द पोटेंशियल टू इनोवेट, accelerate, enrich and deepen skills to motivate and engage students, to help relate school experiences to work practices, create economic viability for tomorrow's workers, as well as strengthening teaching and helping schools change. यानी हमारे जो स्कूल में हमारे जो अध्यापन में तब्दीली आ रही है, वो जो ब्लैक बोर्ड टीचिंग से निकलकर आज हम आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्कूल्स में, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। किस तरह से सीडी रॉम्स के जरिए, एजुकेशन एकेडमिक किट्स के जरिए, डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज के जरिए, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम के जरिए, रेडियो प्रोग्राम्स के जरिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए, एजुकेशन सैटेलाइट के जरिए, और ये जो प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है, जो ये चर्चा आप सुन रहे हैं, ये भी एक उसी तरह का एक आईसीटी टूल है जो जिसका इस्तेमाल बखूबी हमारे
एजुकेशन में, एकेडमिक जगत में हो रहा है। तो ये सारे रिव्यूज़ हैं और एक और कुछ रिव्यूज़ मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा जो एज जूरे 2005 में उन्होंने कहा है, मच हैज़ बीन सेड एंड रिपोर्टेड अबाउट the impact of technology, especially computers in education. Initially, computers were used to teach computer programming, but the development of the microprocessor in the early 1970s saw the introduction of affordable microcomputers into the school at a rapid rate. Computers and the applications of technology became more pervasive in society, which led to a concern about the need of computing skills in everyday life. यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल, उनकी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। हेनो स्ट्रोजा एंड लेवल इत्यादि अपने पेपर में लिखते हैं, टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स, एजुकेशन, आईसीटी एंड नॉलेज सोसाइटी, दैट आईसीटीज हैव बीन यूटिलाइज्ड इन एजुकेशन एवर सिंस देयर इंसेप्शन, बट दे हैव नॉट ऑलवेज बीन मैसिवली प्रेजेंट. Although at the time computers have not been fully integrated in the learning of the traditional subject matter, the commonly accepted rhetoric that education systems would need to prepare citizens for lifelong learning in an information society boosted interest in ICTs. लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात होती है, ICTs में जीवन कौशल का जो संचार होता है उसमें ICTs का इस्तेमाल किया जा रहा है. आज शायद ही हम CBSE बोर्ड की बात करें, NCERT की बात करें, UGC यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात करें, स्कूल करिकुलम्स की बात करें, ICT का इस्तेमाल हर जगह जो है वो अच्छी तरह से बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है. अब यहाँ पे एक और भी सवाल उठता है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के स्ट्रेंथ यानी उसकी खूबियाँ और उसकी वीकनेसेस क्या हैं, ये भी हमें जानना ज़रूरी है. अगर हम अपने उपक्रम में किसी प्रोजेक्ट में ICT का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से हम उसकी खूबियों और कमजोरियों से हमें दो चार होना पड़ेगा, हमें इस बात की भी इल्म होना चाहिए. इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग, ये इसकी स्ट्रेंथ है, यानी एक वैयक्तिक तरीके से ये आप इससे अध्ययन करते हैं और एक आपका व्यक्तिगत ये विकास करता है. दिस मीन्स दैट पीपल लर्न एज इंडिविजुअल्स एंड नॉट एज ए होमोजेनस ग्रुप्स. ICTs allow each individual to relate to the medium and its content. सीधा असर पड़ता है संप्रेषण का. आप कोई CD देखते हैं, कोई ऑडियो विजुअल प्रोग्राम देखते हैं, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखते हैं, मोबाइल में कोई कंटेंट देखते हैं, बात करते हैं, इंटरनेट देखते हैं, तो 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, आपको मौका मिलता है. इंटरैक्टिविटी यानी एक सामंजस्य स्थापित होता है, आप उससे संवाद स्थापित कर सकते हैं, आप इंटरैक्ट करते हैं. इंटरैक्टिविटी इज द वे इन विच ए पर्सन कैन रिलेट टू द कंटेंट, गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन द कंटेंट, स्टार्ट एट एनी पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन प्रियर नॉलेज इंस्टीड ऑफ ऑलवेज इन ए सीक्वेंशियल वे. अगर एक इंटरैक्टिव ऐसे आप समझें, अगर कोई एक लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब में पड़े होते हैं, ये लेक्चर भी आप हमें यूट्यूब में सुन सकते हैं, तो आप कहीं भी कभी भी कैसा भी कोई लेक्चर आप सुन सकते हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और उससे सबक ले सकते हैं, बार बार उसको देख सकते हैं. तो ये इंटरैक्टिविटी आपके क्लासरूम टीचिंग में शायद नहीं हो पाती. क्लासरूम टीचिंग एक बार होती है, लेकिन ये जो ICT की टीचिंग है ये बार बार हो सकती है. तो आप वो इंटरैक्टिविटी का फायदा इसमें उठाते हैं और उठा सकते हैं. Low per unit cost. Per person, ICTs reduce the cost of education from very high to very low. इसको इस बात से आप समझें कि हमारे जो इंटरनेट पे हम YouTube है या इस तरह का जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं वो बहुत कम कॉस्ट में एक बहुत बड़ी आबादी तक पहुंचती हैं. उसमें प्रिंटिंग का खर्च शामिल नहीं होता, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नहीं होता, उसमें डाक से आपको चीज़ें नहीं भेजी जाती. आप अपने स्थान पर अपने गांव या शहर में बैठ के इंटरनेट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, टीवी रेडियो के ज़रिए वो चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं. तो ICT एक ऐसी डिवाइस मुहैया कराते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि इन सब टूल्स के ज़रिए कि कैसे आपके पास वो सूचना का संप्रेषण हो कि आप जो है कम से कम समय में, कम से कम कीमत में आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें. बहुत से डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गवर्नेंस मैकेनिज्म बनाई गई है. गवर्नेंस भी एक ICT का ही प्रारूप है. आपको बहुत से फॉर्म्स हमारे सरकारी विभागों के लेने होते हैं, तो आप एक जगह से गवर्नेंस की वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से निकाल सकते हैं. ऐसे गवर्नेंस के प्रयास बहुत सारे प्रदेशों में हुए हैं और बहुत सारे रिमोट एरियाज़ के लोग इससे लाभान्वित हुए हैं. एक प्रोजेक्ट IIT रुड़की द्वारा किया गया था उत्तराखंड सरकार में कुछ समय पहले, जहाँ पे बहुत से हमारे सैनिक और हमारे रिमोट एरियाज़ में जो युवा हैं
उनको जोड़ा गया, उनकी पत्नियों को जोड़ा गया, महिलाओं को जोड़ा गया और उन्होंने इसको हम कहें कि एक एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप हुआ और एक स्मॉल स्केल पे उन्होंने इस तरह के हब बनाए जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई और ई गवर्नेंस के जरिए हमारे जो सरकारी स्कीम्स हैं, सरकारी फॉर्म्स हैं इत्यादि, जो गांव में या रिमोट एरिया में रहने वाला आदमी को शहर आना पड़ता था, वो उसको वहां नहीं आना पड़ा और अपनी जगह पर उसको वो सारी सुविधाएं मुहैया हो गई। तो लो पर यूनिट कॉस्ट एक सबसे सशक्त मैं कहूँगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक अवयव है और जिससे एक बहुत कम कीमत में आपको सूचना आपके घर तक, आपके स्थान तक मिलती है। डिस्टेंस एंड क्लाइमेट insensitive. It does not matter where you are or how the weather is. You can still access and learn from ICTs. ये बात मैं अभी आपको बता भी चुका हूँ। आपको अपने गांव से शहर आने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आप शहर जाते थे, जिला मुख्यालय जाते थे, आपको बहुत सारे फॉर्म लेने होते हैं अपने कहीं आवेदन के लिए या कहीं आपके प्रमाण पत्रों के लिए। तो ये सारे फॉर्म, ये सारी सूचनाएं जो है वो ई गवर्नेंस के ज़रिए आपके द्वार तक, आपके घर, आपके गाँव तक पहुँचाई जाती हैं। आईसीटी के जो टूल्स हैं जो हम बात कर रहे हैं उनके ज़रिए अब इनका डिज़ाइन और इनका कैसे ये मुहैया होती हैं, जिसमें और कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हुए हैं, कुछ रिसर्च हुई है किसानों को लेके, बच्चों को लेके, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे एग्रीकल्चर और साइंस कम्युनिकेशन और एजुकेशन कम्युनिकेशन के लिए कि किस तरह से क्लासरूम टीचिंग पद को बदल के रख दिया है आईसीटी ने, उसकी भी चर्चा हम यहाँ करेंगे। और स्ट्रेंथ में हम आगे आपको बताना चाहेंगे कैन serve multiple teaching functions and diverse audiences. आप अगर एक क्लासरूम में बैठ के आप कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई लेक्चर सुन रहे हैं, तो उस क्लासरूम में एक ही उम्र के बच्चे होते हैं, वो कोई यूजी पीजी की क्लास हो सकता है। लेकिन अगर आप वैरायटी ऑफ ऑडियंसेस की बात करें, डाइवर्स ऑडियंस की बात करें, वेरियस वैरायटी ऑफ स्टेक होल्डर्स की बात करें, जहाँ पे किसान भी हैं, कार्मिक कर्मचारी भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, यूजी पीजी स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन सभी को एट वन गो एक बार में ये कैटर करता है। ICTs, especially the computer and internet based, can be useful in drill and practice to help diagnose and solve problems, to accessing information and knowledge about various related themes. High speed delivery, wide reach at low cost. There is instant delivery of information and uniform quality. If content is well produced and is of good quality, the same quality can be delivered to the rich and the poor, the urban and the rural equally at the same low cost. इसमें किसी तरह का कोई अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होता, किसी शहरी या ग्रामीण का फ़र्क नहीं होता। जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जिस टूल के ज़रिए जो सूचना आप तक उपलब्ध कराई जा रही है वो आपको उसी रूप में मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में और हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने किसान कॉल सेंटर के नंबर उपलब्ध कराए हैं, जो आप अपनी भाषा में अपने मोबाइल से या टेलीफोन से फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके प्रश्नों को नोट किया जाता है, जिसके आपको उत्तर विशेषज्ञों द्वारा दिए जाते हैं। एक नायाब जो ये तकनीक हम कहेंगे कि आपको आपकी खेती के बारे में, आपके गांव की मिट्टी के बारे में, आपकी फसल के बारे में आपको अपनी भाषा में जानकारी मिलती है। और ये संभव हो सका है बिकॉज ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न मोबाइल से उस नेटवर्क केंद्र तक जाते हैं जहां ये आपके प्रश्नों को संग्रह किया जाता है कंप्यूटर में। उसके बाद उनको ईमेल से विशेषज्ञों तक भेजा जाता है इंटरनेट के जरिए, और विशेषज्ञ उनको अपने संचार माध्यमों से, अपने अध्ययन केंद्रों से सूचनाएं निकालकर ईमेल से उस केंद्र तक भेजते हैं और वहां से सूचना मोबाइल या फोन के जरिए आप तक पहुंचती है। तो एक नायाब उदाहरण ICT टूल का, और बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस आप देखते हैं, बहुत सारे मोबाइल ऐप्स आप देखते हैं, ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये सारी जो डिवाइसेस हैं वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ही देन है। खास तौर पे आज ऐसे भी मोबाइल ऐप्स आ गए हैं, आपको बता दें, ये ज़रूरी है बताना महिला सुरक्षा के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए, कि अगर कोई युवा या महिला इत्यादि मोबाइल से किसी भी संकट परिस्थिति में है तो वो ऐप्स का एक बटन दबाएगी तो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं आपके मोबाइल नेटवर्क, टेलीफोन या ईमेल के और फेसबुक इत्यादि के, व्हाट्सएप के, उन सभी को एक स्विच दबाने से सभी को ये मैसेज चला जाएगा कि आपकी लोकेशन ये है और आप इस समय खतरे में हैं या आपको किसी की सहायता की जरूरत है। तो इस तरह के ऐप्स आज जो देन है, ये चमत्कार
इसी ICT का है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे वीकनेसेस ऑफ ICT की क्या कमजोरियां हैं। जी, कुछ कमजोरियां भी हैं जो आपको जानना जरूरी है अगर आप ICT का इस्तेमाल किसी अपने प्रोजेक्ट में कर रहे हैं या ICT से संबंधित कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो इन कमजोरियों को भी आप जानते चलें और इनसे कैसे आपको पार आना है इसकी भी आप अवश्य आपको समाधान मिलेंगे। हाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टार्टअप कॉस्ट। शुरुआती दौर में अगर किसी संस्थान में ICT को सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है जहां पे इंटरनेट, मोबाइल, टीवी से कनेक्टिविटी करनी है, उसमें एक कॉस्ट चाहिए, एक पैसा चाहिए होता है। एक ये इसकी खामी है। tend towards centralized uniform content in economies of scale. The large the numbers, the lower the cost. This means that sometimes we try to reach large numbers, so we make content common, not taking into account individual differences. अक्सर ऐसा होता है, कीमत कम करने के लिए हम अपना कंटेंट जो है अपने स्टेक होल्डर्स को देखे बगैर उसमें अपने वेबसाइट्स में रख देते हैं। आप बहुत सारे वेबसाइट्स देखेंगे जिसमें जो जानकारी है वो एक एक्सपर्ट जानकारी है जो इसे सिर्फ एक्सपर्ट या साइंटिस्ट ही समझ सकता है या उस विषय का ज्ञाता समझ सकता है, वो एक आम आदमी के लिए वो जानकारी नहीं होती। तो ये एक यहाँ पे दिक्कत आती है और इससे भी हम अगर भली भांति हम समझते हैं उस संचार को कि हम अपने वेबसाइट में अपने स्टेक होल्डर्स को कि अगर एक आम आदमी, बच्चा, टीचर अगर हमारी वेबसाइट देखेगा तो क्या उसको वो कंटेंट उसकी भाषा में मिल रहा है, क्या उसको उसकी शैली ऐसी है जो प्रेजेंटेबल है, उसको समझ में आने लायक है, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर ICT में ये कमजोरी सामने आती है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो तकनीकी जानकारी है वो जस की तस वहां रख दी जाती है जो आम आदमी जिसको समझ नहीं पाता। Are not ideally location and problem sensitive. Address problem is in a general way but cannot without a special effort solve local and cultural sensitive problems. बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके समाधान ICT से नहीं निकल पाते हैं। कल्चरल और लोकल लेवल पे बहुत सारे समाधान हैं जिनको अगर हम एक देश और दुनिया की अगर हम बात करें ICT को हम उसमें लें तो बहुत सारे इश्यूज छूट भी जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं छूट भी जाती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ रीच एक्सेस, ये भी एक दिक्कत है। जिन गांव में कंप्यूटर नहीं है या ई सुविधा केंद्र नहीं है या ई गवर्नेंस के केंद्र नहीं है, वहां इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। वीकनेसेस ऑफ ICTs में टेंड टू क्रिएट न्यू क्लास ऑफ नॉलेज रिच और नॉलेज पुअर। जिनको ये सुविधाएं मिलती हैं वो ज्ञानवान हो जाता है, उसको चीजें पता रहती हैं कि हाँ कौन सी सरकारी नीति है, कौन सी सरकारी स्कीम है, कौन सी सरकारी फॉर्म कहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन जिसको ये नहीं मिल पाता उसको वो बेचारा अंधेरे में ही रहता है। तो ये गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी इशारा इस तरफ है कि आज ICT के एप्लीकेशंस, ICT के टूल्स और ये सुविधाएं हर जगह जो है हमारे बहुत सारे सरकारी प्रयास भी हो रहे हैं कि उपलब्ध कराई जाएं और लोग इसका फायदा उठाएं। लेकिन जहां ये सुविधाएं नहीं हैं वहां पे ये एक नॉलेज गैप बढ़ता जा रहा है जो कि एक वीकनेस हो सकती है। Essentially, delivery system, a medium is different from the content, and often we forget that we can deliver any content because ICTs are essentially meant only to deliver content. ICT एक सर्विस प्रोवाइडर है, आपकी सूचना को आम आदमी तक पहुंचाने वाला। अब यहां पे हम जब ICT का इस्तेमाल करें तो ये ना समझें कि आपकी जो सूचना है वो जो जिसको आप पहुंचाना चाह रहे हैं उसको आप अपने अनुसार जो आप सोच रहे हैं वो आपकी सोच भी वहां पहुंच जाए। तो आपकी सोच आपके शब्दों में तो पहुंच सकती है लेकिन आपकी बोली भी आप वहां रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये उम्मीद करते हैं कि इस संदेश को पढ़कर हमारे लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उनकी आदत बदल जाएगी, वो नए तरीके से सोचने लगेंगे। तो ये सोचना भी उतना सही नहीं होगा क्योंकि अभी तक जो रिसर्च हुई है ICTs में जो इन्फॉर्मेशन एंड यूजर तक पहुंचती है, क्योंकि वहाँ ह्यूमन वेयर हम वहाँ नहीं होते हैं, हमारा टूल्स होते हैं, हमारी आवाज़ होती है, बोली होती है, हमारी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है इत्यादि, लेकिन हम वहाँ उपस्थित नहीं होते। तो वो शायद एक ह्यूमन टच जो हम लोगों में चाहें कि बदलाव आ जाए, लोग जागरूक हो जाएं हमारी सूचनाओं के संप्रेषण से, तो वो शायद मिसिंग है। क्योंकि ये एक टूल है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। Hard to access impact. Learning from ICT delivered content is difficult to access since such learning is of a multi-dimensional and long-term kind and internet telephony. तो
ये अक्सर ऐसे भी स्टडीज़ हुई हैं जहाँ पे ये चीज़ें इंटरनेट नहीं है या टेलीफोन उपलब्ध नहीं है, वहाँ भी ये संचार मुश्किल से पहुँच पाता है। अब हम कुछ सफलता की कहानी देखेंगे। ICT in education, making all school smart. ICT एजुकेशन किस तरह से हमारे स्कूल के करिकुला को, हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम को, हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम को संवार रहा है। This is the most common understanding of the field of ICTs in education. Essentially, it refers to the creation of human resource to meet the IT need of the knowledge economy, pool of manpower to address job opportunities in computers, hardware and software, creating and training people in computer engineering. ICT in education policy of a government describes, इसकी भी हम अभी बात करेंगे कि ICT में किस तरह की हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी अपनाई जा रही है. The steps by which computers will be placed in schools, how teachers and students will be provided the basic computer programming skills to cater to the growing job market in computer based technologies. अब यहाँ पे एक छोटी सी बात जो अपने आप में बच्चों के लिए बहुत अच्छा सबक हो सकती है. ICT के जब से प्रचलन स्कूलों में हुआ है, कंप्यूटर से जो एजुकेशन दी जा रही है, उसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि क्या बच्चों में समझ का विकास हुआ है. जब ये कंप्यूटर हमारी पढ़ाई में नहीं थे, तब अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें, जिसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर या हम किसी भी कोई भी H2SO4 या जल यानी H2O जिसमें अणुओं परमाणुओं की बात होती है, एलिमेंट की बात होती है, किस तरह से तत्व आपस में जुड़ते हैं और एक नया चीज़ बनती है, तो वो अणु परमाणु की संरचनाएं कैसी होती हैं, क्या उसमें डायमेंशंस होते हैं, वो बखूबी बच्चे समझ पा रहे हैं जब से ये कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ है उनकी पढ़ाई में. बहुत सारे हमारे गणितीय परिकल्पनाएं, हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, हमारे सॉल्यूशंस, हमारे साइंस की बात, हमारे इतिहास की बात, हमारे भूगोल की बात, बहुत सारी चीज़ें अब एक कंप्यूटर के माध्यम से जो संचार बच्चों को हो रहा है वो शायद एक ब्लैक बोर्ड टीचिंग से नहीं हो पाता था. एक बार एक लेक्चर देने के बाद टीचर का रिकॉर्डिंग अगर हम अपने YouTube में या कंप्यूटर में डालते हैं स्कूल में, बच्चा उसको बार बार देख सकता है और फ़ायदा उठा सकता है. तो ये सारे नायाब चीज़ें ICT शिक्षा के ज़रिए समाज तक पहुंच रही हैं. अब ICT सपोर्टेड एजुकेशन की हम बात करेंगे. ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स यूज ICT टू सपोर्ट द प्रिंट कंटेंट दैट दे डिलीवर टू स्टूडेंट्स. हिंदुस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका ने भी ICT के इस्तेमाल से अपने बहुत से लेक्चर्स, बहुत से व्याख्यान, कंटेंट उपलब्ध कराया है देश को और दुनिया को, जिनका सीधी सी सोच यही है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. तो ICT एक ऐसा टूल है जो ज्ञान को, एजुकेशन को, शिक्षा को बांट रहा है, फैला रहा है. और ये इसमें शामिल है ब्रॉडकास्ट, ऑडियो, वीडियो सच एज रेडियो, टेलीविजन प्रोग्राम्स, ऑडियो वीडियो टेप्स डिलीवर्ड टू द स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग किट, and in more recent times multimedia content such as lessons which are delivered offline like CDs or DVDs. Sometimes called multimedia education where multiple media are used to support learning. यहाँ मैं एक आपको अवश्य साझा करना चाहूँगा. विज्ञान प्रसार एक ऐसी संस्था है जो बहुत से ICT किट्स बना रही है, मल्टीमीडिया CDs बना रही है, जो एक्सपेरिमेंट फिजिक्स के आप अगर ये समझना चाहें कि मोशन, साउंड, फोर्स इत्यादि, हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, उसको आप कैसे समझेंगे, या न्यूटन्स लॉ के वो आप कैसे समझेंगे, तो किस तरह से आप बेकार पड़ी वस्तुओं से आप इन चीज़ों को बनाएंगे, उस पर आधारित CDs बनाई गई हैं, DVDs बनाई गई हैं, CD-ROMs बनाए गए हैं, जिनको आप विज्ञान प्रसार की वेबसाइट में देख सकते हैं. ऐसे बहुत सी नॉलेज किट्स बनाई गई हैं ICT का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें ऑडियो विजुअल है, जिसमें कंटेंट है, ऑडियो है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लर्निंग पैकेज के रूप में आज हमारे बीच है. और इसका हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे स्कूल सिस्टम इसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. ICT enabled education. Any education program that is purely delivered through ICTs or with ICT delivered content as the primary backbone of the teaching learning process, such as online courses through the web, is ICT enabled education. In simple words, this form of education requires ICT access, यानी आपको कंप्यूटर, आपको टेलीविज़न, CDs, सॉफ्टवेयर्स
की सुविधाएं अगर आपके सिस्टम में है, एजुकेशन सिस्टम में है, आप जो यूजी पीजी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं आपके सिस्टम में है, तो आप आईसीटी इनेबल्ड सिस्टम में आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपने परियोजनाओं को भी इन आईसीटी टूल्स के जरिए बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं, बना सकते हैं और अच्छे इम्प्रेशन और एक अच्छा सोच आप अपनी दिखा सकते हैं। ना केवल सोच बल्कि ये आपके भविष्य के करियर में भी, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं वो अगर एक जस्ट चार्ट पे है या किसी मॉडल के फॉर्म में है, लेकिन अगर उसमें आईसीटी का इस्तेमाल हुआ है तो आप के प्रोजेक्ट में एक ऑडियो विजुअल एक आपकी जो सोच है वो जीवंत हो उठती है। तो इस तरह से आप आईसीटी इनेबल्ड प्रोजेक्ट अपने अवश्य बनाएं। ई लर्निंग की हम बात करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे आपको। हाल ही में एक प्रोजेक्ट एक प्रोग्राम के थ्रू मेरा गुजरात जाना हुआ, जहाँ पे मुझे जानकारी हासिल हुई कि गुजरात सरकार में जो सरकारी स्कूल हैं, लगभग 15,493 सरकारी स्कूल जो हैं उनको आईसीटी इनेबल्ड बना दिया गया है। Gujarat Council of Elementary Education, Government of Gujarat, under the Sarv Shiksha Abhiyan, sought to implement ICT labs in 15,493 government schools spread across the state of Gujarat. The aim was twofold. इसमें दो उद्देश्य थे जो यहाँ पे अवश्य आपको हम बताना चाहेंगे। To equip the young generation of the province with computing skills and provide them access to a wide variety of modern educational resources such as multimedia-based educational content. The goal was to equip them with the skills and knowledge required to set a strong foundation at any early stage of their education so that they are well prepared for higher education and their future. To reduce student dropout ratio by making the process of teaching and learning engaging for student. ये एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे दिखाई दी है, जो नोट की गई है कि स्टूडेंट का ड्रॉप आउट रेशियो घट गया है। जब से आईसीटी टूल स्कूलों में इंट्रोड्यूस हुए हैं गुजरात और हमारे देश के कई अन्य राज्यों में भी, जिसमें असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली और भी कई राज्य शामिल हैं, वहाँ पर विद्यार्थियों का जो स्कूल से निकलने का या स्कूल छोड़ने का जो प्रतिशत था, जो रेशियो था, वो घटा है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है आईसीटी की। और एक चीज़ और, जो ऑडियो विजुअल का इम्पैक्ट है, जो सुनी गई बात, देखी गई बात हमेशा याद रहती है। बनस्पत की टीचर ने आपको किताब से या ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया, लेकिन अगर उसको दिखाया कंप्यूटर में, टेलीविज़न में, इंटरनेट में दिखाया, समझाया, तो देख के सीखना वाली जो चीज़ है, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि देखना और सुनना हमारे मस्तिष्क में पहले दृश्य बहुत प्रभाव डालता है, सुने गए शब्द जो है वो पकड़ बनाते हैं पहले, जबकि पढ़ना या ब्लैक बोर्ड पे जो चीज़ें समझना उससे। तो ये बहुत सारे नायाब परिवर्तन आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो रहे हैं इन आईसीटी के उपकरणों से, जो बहुत अपने आप में एक उम्दा चीज़ है। रिवोल्यूशनाइजिंग एजुकेशन थ्रू आईसीटी, किस तरह से हमारे आईसीटी ने हमारी एक शिक्षा में क्रांति ला दी है। एक्सेस टू मॉडर्न एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स, हमारे सरकारी स्कूलों में एक मॉडर्न एजुकेशन की एक्सेस, जिसमें कंप्यूटर भी है, सीडीज भी हैं, सॉफ्टवेयर भी हैं, इंटरनेट भी है, टेलीविज़न भी है, तो इसको शामिल किया गया है। बच्चों में एक जो शिक्षा के प्रति जो एक वो था कि हाँ एक टीचर पढ़ाता है और वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ के चले जाते हैं, एकदम से चेंज हो गया है और बच्चे अब एंजॉय करते हैं एजुकेशन को, शिक्षा को। इन ईच लैब जो ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। एक लैब में 5 वर्क स्टेशन बनाए गए हैं और ये एक कंप्यूटर से रन करते हैं। आप देखें कैसे कॉस्ट यहाँ पे बच रही है। और इसमें एन कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया गया है, वी स्पेस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, विच इनेबल्स दिस शेयरिंग ऑफ द कंप्यूटिंग पावर। किस तरह से एन कंप्यूटिंग वी स्पेस वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक कंप्यूटर से 5 प्लेटफॉर्म में कई सारे बच्चों को ये आईसीटी के जरिए सूचनाएं इंटरनेट, टेलीविजन के जरिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। देयर आर ऑनगोइंग पावर सेविंग टू
as each and computing workstation merely consumes only 1 watt of electricity, केवल 1 watt इलेक्ट्रिसिटी का इसमें खर्चा आता है as compared to जो हमारे और डिवाइसेस हैं या पर्सनल जो कंप्यूटर हैं उसके मुकाबले. द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ दिस डिप्लॉयमेंट हैज बीन इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन ऑफ द इन द स्टूडेंट ड्रॉप आउट रेशियो. एक बार फिर दोहराऊंगा, हमारे जो ड्रॉप आउट रेशियो है स्टूडेंट का वो कम हो गया है और एक्सेस टू मॉडर्न टूल्स ऑफ एजुकेशन हैज enhanced and enriched the teaching and learning process for teachers and students in these schools. This is helping in improving students retention and motivation. ये एक बहुत बड़ा revolution आया है. India has a vibrant system in the use of ICTs and is considered a world leader. जी हाँ, आपको जरूर जानकर आश्चर्य होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान को एक वैश्विक नेता, एक नेतृत्वकर्ता, वर्ल्ड लीडर के रूप में देखा जा रहा है. कैसे, आइए समझते हैं. India's own satellite system providing round the clock multi-purpose services, जिसमें एजुकेशन EduSat भी शामिल है. Nearly 100% reach of रेडियो का जो इस्तेमाल है हमारे देश के दूर दराज इलाकों में 100% होता है. ये रिसर्च में बातें सामने आई हैं. इस सैटेलाइट टू केबल एंड टेरेस्ट्रियल सिस्टम ऑफ टेलीविजन विद द अबव 50, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीविजन सिस्टम इन द वर्ल्ड. ये सिस्टम एक विश्व का एक बड़ा टेलीविजन सिस्टम हिंदुस्तान में केबल नेटवर्क के जरिए फैला हुआ है. अबाउट 24 hours dedicated satellite to cable educational television channels. A 24-hour TDCC channel available for use in teleconference support for education. A private sector technology channel covering information technology and biotechnology. State level initiatives underway for the use of satellite-based system on the Q-band in almost all the states of the country capable of providing bandwidth for data, voice and pictures transmission through the EduSat network. Wide-reaching telephone access through PCOs throughout the country, the fastest growing sector of the economy being that of the information and communication. और हाल ही में जो मोबाइल या स्मार्टफोन से जुड़े आंकड़े आए हैं वो भी अपने आप में ये संकेत दे रहे हैं, जिसको ट्राइड ने जारी किया है. जो फ़ोन हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है हिंदुस्तान की, उन्होंने इसको जारी किया है. जो हमारे जिस तरह से जो प्रतिशत बढ़ रहा है वो भी दुनिया में हम चाइना के बाद दूसरे देश हैं जहाँ पे हमारे मोबाइल और स्मार्टफोन का जो उपभोक्ता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. तो इस तरह से आईसीटी का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हमें एक वर्ल्ड लीडर का दर्जा देता है. और आज हमारे एजुकेशन, हमारे साइंस और एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन, जिसकी चर्चा हम अभी और आगे करने वाले हैं, एग्रीकल्चर में किस तरह से ये नायाब आईसीटी अपने एग्जाम्पल पेश कर रहा है. सबसे पहले यूज़ ऑफ आईसीटी इन योर प्रोजेक्ट. अगर आप यूजी या पीजी के स्टूडेंट हैं और आप अपने प्रोजेक्ट में आईसीटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा. सबसे पहले आपको फिजिकल रिसोर्सेज जुटाने होंगे. कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन आपके पास है. डिजिटल रिसोर्स यानी कंटेंट आपके पास होना चाहिए. ह्यूमन रिसोर्स आप खुद हैं और सोशल रिसोर्स कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशनल का सपोर्ट आपके पास होना चाहिए. उसके बाद आप जो भी आपके पास डाटा उपलब्ध है, जो भी आपके पास आईसीटी के टूल उपलब्ध हैं, उनको आप देखें, उनका आप मिक्स करके उनको आप समेकित रूप से उनका इस्तेमाल करें. सप्लीमेंट विद डिफरेंट मीडिया. आप प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, पीपीटीज इत्यादि का इस्तेमाल करें. मिक्स एंड एक्सपेरिमेंट विद फॉर्मेट्स एंड ट्रीटमेंट्स. आप अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करें. कहीं ऑडियो वीडियो, कहीं ग्राफ, कहीं बहुत सारे हमारे टूल्स हैं जो आईसीटी के जरिए आप यूज ऑफ ग्राफिक्स एंड एनिमेशन ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं. समराइजिंग एंड रिकैप ऑफ मेन पॉइंट्स एंड बिल्ट इन इंटरएक्टिविटी. और उसमें इंटरएक्टिविटी का भी आप पूरा स्पेस और स्कोप रखें ताकि सुनने वाला, समझने वाला उससे इंटरैक्ट कर सके, अपना फीडबैक दे सके और वो फीडबैक को
लेने का भी क्षमता आपके प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। तो इस तरह से आप आईसीटी के एक इफेक्टिव यूज़ को एक्सेस, अडाप्ट एंड क्रिएट नॉलेज, यानी नॉलेज क्रिएशन के लिए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको एडाप्टेशन कर सकते हैं। नेशनल पॉलिसी क्या है हमारे आईसीटी की, हमारे स्कूल एजुकेशन में? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस टू फॉर्मुलेट द नेशनल पॉलिसी ऑन ICT in school education, with a focus on schools to address the needs and challenges for teaching and learning in the 21st century. The Global E-Schools and Communities Initiatives, a UN ICT टास्क फोर्स, संयुक्त राष्ट्र का ये ICT टास्क फोर्स है, फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक असिस्टेंस टू MHRD। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेंटर फॉर साइंस डेवलपमेंट एंड मीडिया स्टडीज टू कोऑर्डिनेट एंड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशंस। तो इस तरह से ये जो MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने जो नेशनल पॉलिसी बनाई है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आप जो एक चित्र यहाँ पे देख रहे हैं, ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कंटेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड क्वालिटी इन स्कूल एजुकेशन, ये एक इसके थीमेटिक पिलर्स हैं जिनको लेके ये पॉलिसी काम कर रही है, जिसको स्कूलों में कंटेंट रिच करना है, यूनिवर्सिटीज़ में कंटेंट रिच करना है, आईसीटी के थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनवाइट करना है, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करना है थ्रू आईसीटी। इनोवेटिव एंड रिसर्च को बढ़ावा देना है। जो आप रिसर्च कर रहे हैं अपने परास्नातक कक्षाओं के बाद, उसको किस तरह से हम आईसीटी के थ्रू बढ़ावा दे सकें, किस तरह से उसको हम मॉनिटरिंग करें, उसका मूल्यांकन करें, किस तरह से हम कैपेसिटी बिल्डिंग, पात्रता के विकास की बात की जा रही है देश में, किस तरह से उसको बढ़ाया जाए थ्रू आईसीटी। आईसीटी के जरिए बहुत सी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, बहुत से टूल्स, बहुत से ई पैकेजेस आज हमारे वेबसाइट्स पे पड़े हुए हैं, जिनके जरिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ई कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, और एक बड़े पैमाने पर आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहा है। नेशनल पॉलिसी ऑफ आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन, ये क्या कहती है? नॉलेज शेयरिंग, यहाँ पे स्कूल एजुकेशन के संग आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन को भी आप साथ में लेते चलें। नॉलेज शेयरिंग की बात, engage with communities of practices in the process of developing the national policy of ICT in school or university education, policy dialogue, share learning experiences and ideas from people and organizations working in for ICT in education at national and regional levels. Partnership की बात इसमें की जा रही है। Encourage and build focus groups with lead partners on ICT infrastructure, e-content, capacity building, monitoring and evaluation, जो बातें मैंने अभी की आपसे, research and innovation, quality in school or university education, public-private partnership and other key thematic areas identified for developing a robust policy. Knowledge integration की बात हो रही है। Incorporate input, suggestions and recommendations to create an enriched policy document with a readiness for implementation in these states. यानी शिक्षा को एक समेकीकृत करके उसको आगे बढ़ाने की एक इंटीग्रेट के रूप में, उसके बीच दीवारें ना खड़ी हो, हमारे बहुत से डिसिप्लिन्स को मिलाकर बच्चों को पढ़ाया जाए। इतिहास का बच्चा विज्ञान भी पढ़े, विज्ञान का बच्चा कॉमर्स भी जाने, और कॉमर्स का बच्चा मीडिया या मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी करे। इस तरह के एक नॉलेज इंटीग्रेशन की बात हो रही है, जो आईसीटी के टूल से संभव है, जो ऐसी कंटेंट उपलब्ध कराया जाए ताकि एक नॉलेज सर्व सुलभ हो पाए और आसानी से बच्चे यूजी और पीजी क्लासेस के, जो आप खासतौर पे, और आपके लिए बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल कराए गए हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में, कॉलेज सिस्टम में, जो हमारे वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं। आईसीटी इन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन चेंजिंग एग्री रूरल एनवायरनमेंट, ये एक रिसर्च हुआ है जिसको ढाका एंड चायल ने किया, जो इंडियन रिसर्च जर्नल एक्सटेंशन एजुकेशन में सितंबर 2010 में ये प्रकाशित हुआ रिसर्च स्टडी, जिसको मैं आपके लिए यहाँ पढ़ना चाहूँगा। देयर इज एन इंक्रीजिंग रियलाइजेशन अबाउट द पोटेंशियलिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज अमंग द फार्मर्स। किसानों के बीच किस तरह से तकनीकी ज्ञान के प्रोत्साहन के लिए जो खेती योग्य जो तकनीकी ज्ञान है
उसको बढ़ावे देने के लिए आईसीटी का इस्तेमाल कैसे किया गया, इस पर यह केंद्रित एक स्टडी हुई है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीड्स टू बी प्रमोटेड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन रिसर्चर, एक्सटेंशन वर्कर्स एंड फार्मर्स। किसान, शोधार्थी और हमारे जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं या जो संचारक हैं, जो संचारकर्मी हैं, उनके बीच एक ज़्यादा एक अच्छा तालमेल बैठाया गया इन आईसीटी टूल के जरिए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान किया गया किसानों के बीच, हमारे संचारकों के बीच और हमारे शोधार्थियों के बीच कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ये आईसीटी के टूल्स के जरिए ये आदान प्रदान किया गया। एन अटेम्प्ट वाज मेड टू एनालाइज द रिएक्शन ऑफ द फार्मर्स टुवर्ड आईसीटी एज ए सोर्स ऑफ reliable and timely information about best production practices, processing, marketing, input and output prices, financial and risk covering institutions। किस तरह से किसानों के लिए मार्केट, किस तरह से उनकी प्रैक्टिसेस, प्रोसेसिंग, आउटपुट प्राइस, उनकी खेती में उनको क्या दाम मिलने वाला है, इत्यादि सूचनाओं को संप्रेषित किया गया through ICT। The favorable attitude of farmers toward ICT as an effective and efficient information support tool would lead to stronger conviction and efficient extension program planning। किसानों में जो चीज़ें निकल के आई, एक फेवरेबल एटीट्यूड, किसानों को भी अच्छा लगा कि ये उनके लाभ का सौदा है, ये उनके लाभ की बात है। आईसीटी के ज़रिए, मोबाइल एसएमएस के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए उनको जो एक ट्रायल किए गए इस रिसर्च में ये निकल के आया और उसके परिणाम जो है आपके सामने है। द यूज़ ऑफ आईसीटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। जो परिणाम निकल के आया वो अवश्य आप देखें। द फोकस ऑफ दिस स्टडी वॉज ऑन the attitude of farmers towards information and communication technology as a source of information। सूचना के स्रोत के जरिए उन्होंने आईसीटी को हाथों हाथ लिया। The findings showed that majority of the farmers had favorable attitude towards the information technology। Application of ICT in agriculture has emerged an important pillar of agriculture extension, focusing on the enhancement of the agriculture and rural development through improved information and communication processes। हमारी जो प्रक्रियाएं हैं संचार के संप्रेषण की, हमारे सूचनाओं के संप्रेषण की, किस तरह से उनको समुन्नत किया गया, इम्प्रूव किया गया एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, खेती और गांव के विकास के लिए कैसे उनको बेहतर बनाया गया थ्रू आईसीटी। ये भी इसमें इसका अध्ययन किया गया और ये निकल के आया कि वो बेटर हुए। उसमें हमारी जो सूचना ग्रामीण और खेती योग्य सूचनाएं हैं वो अच्छी तरीके से पहुंची। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ आईसीटी हैज पोटेंशियल टू मेक द रूरल कम्युनिटीज प्रॉस्पेरस as it enables the dissemination of requisite information in user-friendly form, easy to access, cost-effective ways at the right time। किस तरह से लागत मूल्यों में सूचनाओं का संप्रेषण हुआ, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, आसानी से ये एक्सेस हुए, किसानों को आसानी से मिले। आप चित्रों में देख सकते हैं रिसर्च के दौरान जो ये फोटोग्राफ लिए गए वो यहाँ पे आपके लिए दिखाए गए हैं कि आप मोबाइल से, इंटरनेट से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से कैसे किसानों को तत्काल सूचनाएं मिल रही हैं। अभी तक ये सूचनाएं वहाँ तक शायद बहुत देर से पहुँचती थीं और आज इसके इस्तेमाल से कैसे उनकी खेती में तब्दीली आई, कैसे उनको बीजों के बारे में जानकारी मिली, कैसे उनको खेती की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिली, कैसे उनको उनके दामों के बारे में या उनके बाजार के बारे में जानकारी मिली समय रहते। ये सारी चीज़ें इस रिसर्च में सकारात्मक तरीके से निकल के सामने आई जो आईसीटी के इस्तेमाल से। एक और बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने ये स्लाइड है, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में है और उन्होंने जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है अपने इंस्टीट्यूशन में कि किस तरह से किसानों को, आम महिला किसान, आम पुरुष किसान, आम ग्रामीणों को आम भाषा में, उनकी भाषा में फैक्स, फोटोकॉपी, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, सभी तरह के साधन जो संचार के हैं उन सबको जोड़ते हुए उन्होंने एक विलेज रिसोर्स सेंटर बनाया और एक विलेज नॉलेज सेंटर बनाया, VRC एंड VKC, और लेवरेज बेस्ट फिट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें सारी कुछ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सुविधाएं दी गई एंड फंक्शन एज ए conduit for information, knowledge and skill transfer to rural communities। They bridge the knowledge, gender and digital divide and empower the rural community by fostering participatory communication through lab, land, land, lab, lab, lab and land, land। यानी जमीनी स्तर पर, जमीन से जमीन, प्रयोगशाला से गांव, गांव से प्रयोगशाला, किसान से प्रयोगशाला तक
जो संवाद स्थापित होने थे, यानी किसान, वैज्ञानिक, उद्यमी, खेत, मिट्टी, गांव, प्रयोगशाला, विज्ञान, इन सभी के बीच जो दूरियां हैं वो दूरियां इन विलेज रिसोर्स सेंटर्स या विलेज नॉलेज सेंटर से पाटी गई। और इसका बखान भारत सरकार में बहुत इसको सराहना मिली और विदेशों में बहुत सराहना मिली। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में इसको कोट किया गया और संयुक्त राष्ट्र और बहुत सारे जगहों पर इसको एक मॉडल आईसीटी रूरल कम्युनिकेशन सेंटर के तौर पर भी मान्यता प्राप्त हुई, जो ये विलेज रिसोर्स सेंटर्स, विलेज नॉलेज सेंटर्स बनाए गए। इसमें सबसे बड़ी खूबी यही थी कि आम लोगों को लिया गया, आम भाषा का इस्तेमाल किया गया, आम समस्याओं को चिन्हित किया गया और संचार के सभी साधनों को एक जगह पर लाया गया। खेती से जुड़ी समस्याएं, मिट्टी से जुड़ी समस्याएं, पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को लाकर उनका समाधान विशेषज्ञों के जरिए उनके जो समाधान निकाले गए, उनको इन विलेज रिसोर्स सेंटर के जरिए, विलेज नॉलेज सेंटर्स के माध्यम से गांव वालों तक पहुंचाया गया। और ये कैसे पहुंचाया गया, इसमें क्या तरीके इस्तेमाल हुए और क्या खास कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ, जो आप अगली स्लाइड में देखेंगे। 5 C's ऑफ द थ्राइविंग नॉलेज इकोसिस्टम, ये प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने जुलाई 2004 में इसको बनाया। रिलायबल एंड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी एंड डिवाइसेस, डायनेमिक एंड रिलेवेंट कंटेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ग्रास रूट टॉर्च बेयरर्स, convergence of knowledge stakeholders from public and private sectors and civil society, and community centric care and management of knowledge centers। आप देखें यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ रही है कनेक्टिविटी की, यानी आपने अपने संसाधन केंद्रों से, अपने ज्ञान केंद्रों से कनेक्टिविटी स्थापित की, एक जुड़ाव स्थापित किया आम गांव के लोगों से। दूसरी बात आ रही है कंटेंट, डायनेमिक एंड रिलेवेंट कंटेंट, यानी जो सामग्री, जो जानकारी आपने गांव वालों के लिए दी वो उनकी भाषा में थी, उनके लिए रिलेवेंट थी, उनकी खेती के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान की उसमें बातें थी। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ग्रास रूट टॉर्च बियरर्स, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जो रास्ता दिखाने वाले, जो मार्गदर्शक हैं, उनमें पात्रता का विकास किया गया, यानी गांव के किसानों से ही ग्रामीण नेतृत्वकर्ता चुने गए, उनमें पात्रता का विकास हुआ, ताकि उन्होंने वो पात्रता दूसरी पीढ़ी को और अन्य लोगों तक पहुंचाई। कन्वर्जेंस ऑफ नॉलेज स्टेक होल्डर्स फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, जो ज्ञान का जो रिसाव है वो किया गया पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। जो सरकारी नीतियां हैं और क्या हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च या जो काम हो रहा है, उन सभी को एक जगह लाकर उस ज्ञान को बांटा गया, शेयर किया गया। और कम्युनिटी सेंट्रिक केयर, सामुदायिक आधारित जो सहायता है वो यहाँ पे दी गई। मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज सेंटर्स, इन नॉलेज सेंटर्स के प्रबंधन के जरिए कम्युनिटी सेंट्रिक सेंटर केयर किया गया। उन सब किसान के समुदाय या ग्रामीण महिला या युवाओं के समुदाय, उनको ध्यान में रखते हुए उन स्टेक होल्डर्स की आवश्यकता के अनुसार उनकी केयर की गई। द गोल ऑफ VRC यानी विलेज रिसोर्स सेंटर एंड VKC विलेज नॉलेज सेंटर इज टू प्रमोट equitable access to information and knowledge among households from socially and economically marginalized rural communities to make informed decisions and improve their livelihoods through effective use of ICT in Tamil Nadu, Maharashtra, Kerala, Odisha, Puducherry and Andhra Pradesh। इन राज्यों में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरल, उड़ीसा, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश में जो किसान हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, ग्रामीण जो जनता है, उनमें उनकी जीविकोपार्जन के साधन में, उनकी आजीविका में, उनके रहन सहन के स्तर में, उनकी आदतों में बदलाव किए गए, उनके व्यवहार में जो परिवर्तन किए गए और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर तबका है उनको इसमें कैटर किया गया, जो ग्रामीण समुदाय है उसको प्रमोट किया गया इस ICT टूल के ज़रिए, जो विलेज रिसोर्स सेंटर और विलेज नॉलेज सेंटर से आगे बढ़ाए गए। तो ये तो थी कुछ चर्चा जो हमने यहाँ पे की कि किस तरह से हमारे जो विलेज नॉलेज सेंटर हैं, विलेज रिसोर्स सेंटर हैं, जो
MS स्वामीनाथन फाउंडेशन का एक उदाहरण दिया और कुछ रिसर्चेस मैंने जो बताई, हमारे किसानों के व्यवहार में जो परिवर्तन हुए, किसानों को जो ज़्यादा से ज़्यादा उनके मुनाफे की बात की गई, उनको कृषि विज्ञान की जो नॉलेज का स्थानांतरण है वो एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव तरीके से ICT के टूल्स के जरिए किया गया। वो अध्ययन यहाँ आपके सामने रख के मुझे लगता है कि ICT के टूल के जरिए अगर हम जिस भी विषय में हम पढ़ाई कर रहे हैं उस विषय में उन संस्थानों को चाहिए कि वो ICT का इस्तेमाल करें। आप जो परियोजनाएं बना रहे हैं, आप साइंस के विद्यार्थी हैं या गैर साइंस विषयों के विद्यार्थी हैं, आप ICT के इस्तेमाल से बेहतर तरीके से अपने प्रोजेक्ट को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात रही ICT की। और इसके बाद मैं यही चाहूँगा कि हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे विज्ञान प्रसार ने बहुत से जो मल्टीमीडिया मॉड्यूल्स बनाए हैं, CDs DVDs बनाई हैं, उनका भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं थ्रू स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी सिस्टम। और अगर आप भी इस तरह की काबिलियत रखते हैं एनिमेशन के सेक्टर में या और सेक्टर्स में, तो आप भी इस क्षेत्र में आके बहुत और एंटरप्रेन्योरशिप आप इसको ले सकते हैं। या जो हम खेती की बात की हमने, जो किसान विलेज रिसोर्स सेंटर की बात की, विलेज नॉलेज सेंटर की बात की, ये भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको NCSTC, जो मैंने कल भी चर्चा किया था, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, प्रमोट कर रहा है। आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में संपर्क कर सकते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो मैंने कल भी बताया था आपको, हमारे देश के सभी जिलों में एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं। इन एग्रीकल्चर साइंस सेंटर्स में जाकर आप अपने इन ICT टूल्स पे अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, किसानों के बीच जाके इन टूल्स को आजमाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपके टूल्स रूरल एरियाज़ में कैसा काम करेंगे, या आप ये अध्ययन करना चाहते हैं कि जो ICT एप्लीकेशंस गाँव में थ्रू ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो एप्लीकेशंस गाँव में उतारी हैं वो कैसा काम कर रही हैं, क्या किसान को कुछ फ़ायदा हो रहा है, इस तरह की स्टडीज़ आप कर सकते हैं। और ये वाकई एक ऐसे टूल हैं जो आपके कम्युनिकेशन को न केवल इफेक्टिव बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं, बल्कि आपके संप्रेषण को जो टारगेट ऑडियंस है उस तक बखूबी पहुंचने का मौका भी देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निमिष साहब। वैसे हमारे पास समय बहुत ज़्यादा कम है, बस कुछ शब्दों में आपके माध्यम से जानना चाहूँगी कि क्या हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर जो हम कई बार टर्म यूज़ करते हैं डिजिटल डिवाइड, एक ऐसे समाज में, यानी कि दो समाजों के बीच, जैसे हम रूरल अपना एक बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं अर्बन, तो इस डिवाइड को क्या हम समाप्त कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से? किया ये जो मैंने बात की थी इसकी वीकनेसेस में, ये कहीं कहीं पे वीकनेस इसकी है कि जहाँ पर ये ICT की पहुंच नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, वहाँ पे अक्सर वो तबका, वो इलाका उससे अछूता रहता है। तो इस डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरनेट एक्सेस सूचनाओं को हर जगह हम उपलब्ध कराएं, हर भाषा में उपलब्ध कराएं। जो विलेज रिसोर्स सेंटर और विलेज नॉलेज सेंटर में हमने आपको उदाहरण दिया, ये दुनिया में इसकी सराहना हुई है। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के सेंटर्स हैं, चेन्नई से इसकी शुरुआत हुई और कई प्रदेशों में इसको फैलाव मिला, और इसने ये साबित कर दिया है कि जो एक रूरल अर्बन डिवाइड है, जो उसको पूरी तरह से हम खत्म कर सकते हैं अगर हम ICT के टूल्स का सही तरीके से सही जगहों पर इस्तेमाल करें। और इसमें हम, सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोगों की सहभागिता, अगर हम आम भाषा, जिस भाषा में हम काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ के किसानों को हम अगर मैसेंजर बनाएंगे, वहाँ के महिला किसानों से हम कहेंगे कि आपको जो तकलीफें हैं आप उनके समाधान वैज्ञानिकों से पूछ कर उनको आप चार्ट बनाकर उसको टाइप करके या उसको फोटोकॉपी करके लोगों तक पहुंचाएं या नेट पे डालें, उसको स्कैन करके या और किसी फॉर्मेट में, या उस पे बहुत सारे मंत्रालय भी बना रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। ये उम्मीद करते हैं जो भी आपने बातें हमें बताई, हम ये कह सकते हैं बस समाज हो, ग्रामीण समाज और शहरी समाज जैसी कोई कहते हैं कोई टर्म हम यूज ही ना करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस प्रकार प्रयोग करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे तमाम छात्र छात्राओं को अवगत किया इस टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।